हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम पहले वीडियो में हमने एक प्रैक्टिस सेट किया था, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे बीएस नेगी का। ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होगा, मतलब 100 मार्क्स का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी और उत्तराखंड जीके और रीजनिंग सभी रहेंगे इसमें। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उससे वीडियो लंबी हो जाएगी, और इसमें हम बस क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर करते जाएंगे, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए। और आप ये भी कर सकते हो कि जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा तो उसको पॉज करके पहले अपने आंसर लिख लो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद आप उसका वीडियो रिज्यूम करके आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन होगा हमारा जीके का। उसमें पहला क्वेश्चन है, सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। ठीक है, जो बायोबिटुमिन होता है ये एक टाइप का जो हमारा सड़क बनाते हैं उसमें डामर में एक बाइंडर की तरह यूज़ होता है। ठीक है, और यह जैसे कि जो भूसा वगैरह होता है उनसे बनता है। तो अगर इसका देखेंगे तो ये कह रहा है कि सड़क निर्माण के लिए जो बायोबिटुमिन यूज़ होता है ना, उसका व्यावसायिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो इसका पहला देश बना है भारत। ठीक है, अपना प्यारा भारत बना है। अगला है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन है अरब सागर से, भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर से व हिंद महासागर से। तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य महासागर से। ठीक है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण है। ठीक है, ये है इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, और यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लार्ज डॉक्यूमेंट है, लार्ज रिटर्न डॉक्यूमेंट है बोलते ना, तो ये क्यों है कह रहे हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए इतना लंबा है। ठीक है, अगला है आपका, एक सूची दी है जिसमें कुछ पहाड़ी या पर्वतों के नाम दिए गए हैं, और अगला है कि कौन से राज्य में स्थित है। जैसे बटेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है, बिलारी श्रृंखला, चीन श्रृंखला और धोसी पहाड़ी। और अपने दूसरे में दिए गए हरियाणा, मणिपुर, बिहार और कर्नाटक। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है बटेश्वर पहाड़ी है आपका बिहार में, बिलारी श्रृंखला है कर्नाटक में, चीन श्रृंखला है मणिपुर में, और धोसी पहाड़ी है हरियाणा में। ठीक है, तो अगला है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यानी कि जो ये है आपका वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा था। ए है 129, बी है 131, सी है 124 और डी है 148। तो इसका आंसर होगा बी 131। निम्नलिखित में से किस झील से होकर विषुवत रेखा यानी कि जो अपनी इक्वेटर है वो गुजरती है। ठीक है, तो ए है विक्टोरिया झील, बी है मलावी झील, सी है टिटिकाका झील और डी है बैकाल झील। तो इसका सही आंसर होगा विक्टोरिया लेक। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन की प्रवाह दिशा क्या है। ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, बी है दक्षिण से उत्तर की ओर, सी है पूर्व से पश्चिम की ओर और डी है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर होगा सी, पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ दिए गए हैं आपके पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल व ताम्र पाषाण काल, और इसको मिलाना है कि इसकी जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं ना। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो सही है ये पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल मिले हैं, और सामने भीमबेटका, बुर्जहोम, बनास घाटी और सोहन घाटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो पूरा पाषाण काल है उसके साक्ष्य मिले हैं सोहन वैली से। ठीक है, जो मध्य पाषाण काल है उसका मिला है आपका भीमबेटका से, नव पाषाण काल के मिले हैं बुर्जहोम से, और ताम्र पाषाण के मिले हैं बनास घाटी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन
यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं जो सस्पेंड किए जाते हैं ना, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है कि यह कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ए। बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किए जा सकते हैं। और डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो इमरजेंसी होगी आपातकालीन स्थिति में ही इनको सस्पेंड किया जा सकता है। जो 20 और 21 होते हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते, बाकी सारे आर्टिकल क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। यानी कि जो संवाद कौमुदी थी एक बंगाली साप्ताहिक था एक, इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। दूसरा कथन है, विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेखक इसमें प्रकाशित हुए थे। यानी कि जो बंगाली साप्ताहिक था इस तो विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। ए है दोनों सही हैं, बी है दोनों गलत है, सी है केवल एक सही है, या डी है केवल दो सही है। तो अगर इसका देखा जाए तो इसका केवल दोनों कथन सही है, क्योंकि जो संवाद कौमुदी थी एक बंगाली साप्ताहिक था, इसके संपादक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। और दूसरा इसमें उन्होंने क्या किया था, इसमें जो विधवा जलाते थे ना, लेकिन जो विधवा को जलाने की प्रथा थी उसकी निंदा करते हुए उन्होंने लेख इसमें प्रकाशित किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यानी कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ए है पंकज मिश्रा, बी है अरुंधति रॉय, सी है चेतन भगत और डी है सलमान रुश्दी। तो इसका आंसर होगा पंकज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल है। ए है 4 वर्ष का, बी है 5 वर्ष का, सी है 3 वर्ष का और डी है 6 वर्ष का। जो नेशनल वुमेन कमीशन है उसके जो अध्यक्ष व जो उसके मेंबर होते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष का। 3 वर्ष के लिए वो चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका शिल्पी किसे कहा जाता है। ए है आचार्य नरेंद्र देव, बी है GV राव, सी है BR मेहता या डी है LM सिंघवी। तो इसका सही आंसर होगा BR मेहता, यानी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें है एक में नदियाँ दी गई हैं, कावेरी, नर्मदा, झेलम और रावी। और बी में दी गई है इनका पश्चिमी घाट, बेरीनाग, रोहतांग पास या अमरकंटक का पठार, यानी कहाँ से निकलती है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो होगा, जो कावेरी है वो निकलती है आपकी पश्चिमी घाट से, नर्मदा जो है वो निकलेगी अमरकंटक के पठार से, जो झेलम है वो है वेरीनाग से और रावी जो है वो आएगी कहाँ से, रोहतांग पास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया। ठीक है, जो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है वो कहाँ शुरू किया गया। ए है असम, बी है मेघालय, सी है सिक्किम और डी है मणिपुर। तो इसका अगर सही आंसर देखेंगे तो वो है सिक्किम में शुरू किया गया। अगला है, आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका मुख्य तत्व क्या है, मेन एलिमेंट क्या है उसका। ए है पूंजी निर्माण, बी है जनसंख्या, सी है प्रौद्योगिकी प्रगति या डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि सारे जो हैं, यानी कि पूंजी निर्माण, कैपिटल जो बनाते हैं हम लोग, और जनसंख्या और प्रौद्योगिकी प्रगति, ये सब क्या है उसके ग्रोथ के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच यानी कि WEP ने एम्पावर ब्रिज सपनों की उड़ान नामक पहल शुरू की है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को कृषि क्षेत्र में कौशल और संसाधन प्रदान करना है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न तो एक और नहीं दो।
तो अगर देखा जाए तो नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP ने एम्पावर ब्रिज सपनों की उड़ान नामक पहल शुरू की है, यानी कि ये कथन तो सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा क्या कह रहा है, इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को कृषि क्षेत्र में कौशल और संसाधन प्रदान करना है। तो ये गलत है। इसका उद्देश्य जो है महिला उद्यमियों को संगठित, यानी कि जो एक संगठित क्षेत्र में सफल होने के लिए उनको कौशल और संसाधन प्रदान कराता है। ठीक है, यानी कि महिलाओं को एक मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यह है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि केवल ए की आंसर सही है, फर्स्ट वाला, बाकी दूसरा गलत है। ठीक है, अगला है भारत का नीति आयोग है, यानी कि नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना। नीति आयोग जो है कब बना था, 2015 में इसका बन गया था ये। उससे पहले इसको योजना आयोग कहते हैं, यानी कि प्लानिंग कमीशन कहते थे। तो ये कह रहा है कि भारत का नीति आयोग है, ये है एक स्वायत्त शासी संस्था है, एक सलाहकारी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है या एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मिनिमम एंटरप्राइजेस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई टीम पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। उन्होंने एक टीम नाम की पहल शुरू की है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये कहना चाह रहा है। तो ए ऑप्शन है लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी है छोटे व्यवसायों की डिजिटल उपस्थिति को सशक्त बनाना, सी है ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना और डी है सभी प्रकार के व्यवसायों को कर लाभ प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि छोटे व्यवसायों को डिजिटल उपस्थिति को सशक्त बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्यों में कौन सा नहीं है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी कि 17 है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। गरीबी समाप्ति, भुखमरी समाप्ति, मजबूरी लोक प्रशासन या स्वच्छ ऊर्जा। तो इसमें जो सही आंसर होगा मजबूत लोक प्रशासन, ये नहीं है, बाकी सारे क्या हैं अपने SDG में शामिल है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ये कब अस्तित्व में आया। ठीक है, यानी कि WTO जो है वो कब अस्तित्व में आया। ए है 1990 में, बी है 1950 में, सी है 1949 में और डी है 1995 में। ठीक है, तो ये WTO के बारे में पूछ रहा है कि WTO जो है वो कब उसमें क्या बोलते हैं, कब हमारा इसको फाउंड किया गया। तो जो WTO है वो बेसिकली 1 जनवरी 1995 को फाउंड किया गया था, है ना। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, डी 1995 में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, आत्मा ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में। तो इसका सही आंसर होगा आपका मातृशक्ति में वो विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि एक साइड आपको दिए गए हैं ये लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, इनमें से कौन सा सही नहीं है कह रहे हो, है ना। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसके टाइम परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, ये हमको पता है। जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसके टाइम पे सहायक संधि प्रणाली शुरू की गई थी, ठीक है, ये भी सही है। जो लॉर्ड बेंटिक है उसके टाइम पे 1829 में 17th रेगुलेशन हुआ था, ठीक है, ये भी सही है। यानी कि जो सी वाला है वो गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है उसके समय पे द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध नहीं हुआ था। जो द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो 1803 से लेकर 1805 के मध्य हुआ था, है ना। तो उस टाइम पे जो हमारा गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ बसेंट से यानी कि वो क्या हो गया था, उसको खत्म किया गया था। तो अगला है आपका वह वृक्ष जिसकी आकृति सिंधु सभ्यता से मोहरों में प्राप्त होती है, यानी कि जो वह वृक्ष कौन सा है जिसकी आकृति सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में मिलती है, यानी कि कौन सा पेड़ बना हुआ था जो उनके सील होती है ना, इंडस सिविलाइजेशन में कुछ सीलें या मोहरें प्राप्त हुई हैं, है ना।
तो उसमें किस एक पेड़ की आकृति मिली है, कौन सा है? ए है देवदार, बी है भोजपत्र, सी है वटवृक्ष और डी है पीपल। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, पीपल। जो पीपल है उसके पेड़ की आकृति मिली है। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, ठीक है। अगला है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, और तीसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में के नियम की समाप्ति। तो इसमें केवल एक सही है, बी है एक और दो सही है, सी है दो और तीन, या डी है विपरीत में सभी। तो इसका आंसर होगा आपका बी, एक और दो सही है, यानी कि ऑल इंडिया यूनियन है उसका प्रस्ताव पास किया गया था, इसमें मतलब प्रस्ताव किया गया था। दूसरा है केंद्र में जो डुअल गवर्नमेंट है ना, सेंटर में जो डुअल गवर्नमेंट है वो भी इसमें बताया गया था, ठीक है। लेकिन जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो इसमें नहीं था। तो इसमें इसका सही आंसर होगा बी, एक और दो सही हैं, तीसरा गलत है। अगला, माउस अधिकतम है ए 5 बटनों में उपलब्ध, 3 से 5 बटनों में उपलब्ध, 1 बटन में उपलब्ध, या 3 बटनों में उपलब्ध। यानी कि जो ये कैसा क्वेश्चन है, यानी कि जैसे देखा जाए तो माउस तो सबने देखा है ना, तो माउस में बेसिकली हमें पता होता है कि एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ़्ट क्लिक होता है, एक बीच में स्क्रॉल बटन होता है ना, और बाकी उसके अलावा तो और कोई बटन होते नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी वाला, कि 3 बटन उपलब्ध हैं, है ना, 3 बटन तो होते हैं उसमें, लेफ़्ट राइट और स्क्रॉल वाला। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ एक क्या है? सुरक्षित फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्वयंचलित कार्यविधि है, या संपूर्ण संग्रह है? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, यानी कि जो विंडोज़ क्या है? ओएस तो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो सही आंसर होगा बी। अगला है आपका, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? यानी कि अगर किसी शब्द को हमें हाईलाइट करना हो तो हमें क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर यानी कि अगर मान लो हमें किसी को हाईलाइट करना है तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? ये बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं, माउस को रोल करके क्लिक करते हैं, या माउस उस पर एक बार क्लिक करते हैं, या माउस को इर्द गिर्द रोल करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, जब किसी को हाईलाइट करना होता है तो उसका माउस का बटन दबाते हैं और उसको ड्रैग करते हैं ना वहाँ तक। तो वही कह रहा है बेसिकली। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वैसे सुनने में तो आसान लगते हैं ना, लेकिन जब हम उस सबको बताया कि हाईलाइट कैसे करते हैं करके, लेकिन जब क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा जाता है तो हमें आइडिया नहीं होता कि ये बोल क्या रहा है करके। तो मेन चीज़ वही होती है। अगला है आपका, फ़ोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को कौन सा कनेक्शन कहते हैं? यानी कि जो फ़ोन लाइन और जो मॉडेम का यूज़ करते हैं हम, है ना, उससे जो इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहते हैं? ए है डिजिटल कनेक्शन, बी है डायल अप कनेक्शन, सी है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, या बी व सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा बी व सी दोनों, यानी कि डायल अप भी कहते हैं और ब्रॉडबैंड कहते हैं। अगला है, इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक है? यानी कि हार्डवेयर होता है ना, इनमें से कौन सा कह रहा है? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइस ड्राइवर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी तो आप सभी को पता होगा कि कौन सा होता है हार्डवेयर करके, यानी कि इनपुट डिवाइस भी हार्डवेयर होगा, है ना, और कोई कोई आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर होता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, और अपना सीपीयू भी हार्डवेयर होता है ना। लेकिन जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो हार्डवेयर नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारे हार्डवेयर होंगे। अगला रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको मैं आपको सॉल्व तो नहीं कराऊंगा, बस आंसर बता दूंगा, आप पॉज करके सॉल्व करके देख लेना एक बार, ठीक है, फिर आंसर चेक कर लेना अपना। रीजनिंग में है 31, यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफ़ेद कहा जाए, और सफ़ेद को पीला कहा जाए, पीला को जल कहा जाए, और जल को लाल कहा जाए, तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी? ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर धूल को हवा कह देंगे, है ना, और हवा को हमने सफ़ेद कह दिया, है ना, सफ़ेद को पीला कह दिया, और पीला को जल कह दिया, और जल को लाल कह दिया, तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी? पक्षियाँ बेसिकली अपना हवा में ही तो उड़ती हैं, है ना। तो हवा को ये क्या कह रहा है? हवा को इसने कहा है सफ़ेद, है ना, धूल को हवा कह दिया लेकिन हवा को सफ़ेद कहा है ना, तो वही चीज़। तो इसका सही आंसर होगा बी। ऐसी आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को जारी रखे, यानी कि इसमें कुछ शेप दिए गए हैं, आकृतियाँ दी गई हैं, हमें देखना है कि इसके हिसाब से कौन सा सही है ना। तो इसका सही आंसर होगा, आप देख लेना इसको सॉल्व करके। तो 32 का होगा आपका, इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, मनुश्री के घर के सामने उसके स्कूल की बस लगी थी। वह बस पहले 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ जाती है और पुनः 1 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है और 2 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः दाएं मुड़ती है तथा 4 किलोमीटर दूरी तय कर स्कूल पहुंचती है। यदि स्कूल पहुंचने पर बस का चेहरा पूर्व दिशा की ओर है तो प्रारंभ में बस किस दिशा में चली थी। अभी देखो, आपको इसमें डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी आसानी होता है, बस आपको इसका डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, उत्तर दिशा में है। राहुल और रॉबिन भाई हैं। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा जो है प्रमोद की भांजी है। शुभा शीला की नातिन है और राहुल शुभा के क्या लगते हैं। यानी कि ये एक रिलेशनशिप वाला है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आसान होता है, बस आपको जो फैमिली ट्री होती है उनकी जनरेशन वाइज बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है सी, मामा, यानी कि मामा लगेगा। अगला है, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, कैलेंडर से आ गया, तब निम्न में से कौन सा इस माह की 21 तारीख से 5वां दिन होगा, कह रहे हैं ना। तो ए है सोमवार, बी है रविवार, सी है बुधवार और डी है शुक्रवार। तो इसका सही आंसर होगा सी, बुधवार। अगला है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि एज से आगे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 4 साल बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का क्या योग है, ठीक है। तो ए है 29 वर्ष, बी है 35 वर्ष, सी है 29 वर्ष और डी है 32 वर्ष। यहाँ इसने ऑप्शन थोड़ी गड़बड़ी कर दी कि ए और सी ऑप्शन दोनों सेम दे दिए इसने, 29 वर्ष और 29 वर्ष। चलो कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जो आ रहा है आप देख लेना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 36 का है, वैसे इसका सही आंसर है डी, 32 वर्ष। अगला है, कुछ अंगूठियाँ हार हैं, कुछ हार बालियाँ हैं, सभी बालियाँ पेडेंट हैं। तो इसका निष्कर्ष होगा कोई बाली अंगूठी नहीं है, कुछ अंगूठियाँ पेडेंट हैं और कुछ हार पेंडेंट हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये उसका क्वेश्चन है अपना सिलोगिज्म वाला, स्टेटमेंट वाला जो होता है अपना वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ अंगूठियाँ हार है कह रहा है, कुछ हार बालियाँ हैं कह रहा है और सभी बालियाँ पेंडेंट है कह रहा है। तो उससे हमको मिलाना है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही होगा। तो कथन और कारण वाला हुआ अभी, तो इसका आंसर होगा ए, केवल तीसरा जो है उसको फॉलो करता है, यानी कि कुछ हार पेंडेंट है वही फॉलो करता है, बाकी नहीं करता। अगला है आपका, नीचे दी हुई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, है ना। तो ए है 23, बी है 27, सी है 29 और डी है 31। यानी कि जो ये अपना डायग्राम दिया गया है इसमें कितने त्रिभुज हैं वो गिनने हैं हमको, ठीक है। तो आप इसको कर लेना। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है सी, 29। अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ये कह रहा है कि इनको अपोजिट में लिखा जाए, है ना, मतलब कि लास्ट से पहले के लिखा जाए। तो ए के 12वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा वगैरह है। तो ए है एफ, बी है जी, सी है एच एंड डी है एस। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, एच। अच्छा, अगला ये वाला क्वेश्चन है, यह डिवाइड का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है डिवाइड और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस और प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई। यानी कि हमको क्या करना है, जो जो ये कह रहा है उसको पहले रिप्लेस कर देना है। यानी कि डिवाइड की जगह प्लस रख देना है, माइनस की जगह डिवाइड रख देना है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस रख देना है और प्लस की जगह मल्टीप्लाई रख देना है। फिर हमको जो दिया गया है इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका 0, ए, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, उत्तराखंड से रिलेटेड जीएस है। तो पहला है इसमें, उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। ए है पुष्कर सिंह धामी, बी है राजनाथ सिंह, सी है नरेंद्र मोदी और डी है द्रौपदी मुर्मू। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, है ना, क्योंकि जो सबसे बड़ा गुरुकुलम है उसका शिलान्यास उत्तराखंड में किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था पूछ रहा है। तो ये जो है पतंजलि गुरुकुलम की बात कर रहा है। ये 6 जनवरी 2024 को हरिद्वार में किया गया था, ठीक है, जिसमें बाबा रामदेव और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजनाथ सिंह। अगला है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में देश भर में भूस्खलन रिपोर्ट जारी की
इसमें भूस्खलन प्रभावित सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है, यानी कि जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ठीक है ना, इसमें इसने देश भर में भूस्खलन की रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो मैं सबसे प्रभावित व संवेदनशील जिला कौन सा है उत्तराखंड का? ए है चमोली, बी है रुद्रप्रयाग, सी है टिहरी और डी है उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर होगा बी, रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित में से किस आयोग ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो यानी कि जो गैरसैंण है उसको जो एक स्थायी राजधानी बनाने के रूप में अस्वीकार किसने किया था? कौशिक आयोग ने, कोश्यारी आयोग ने, दीक्षित आयोग ने या फिर रौतेला आयोग ने? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा दीक्षित आयोग, सी। अगला है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना की थी? ए है देहरादून, बी है मेरठ, सी है दिल्ली और डी है लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा डी, लखनऊ। अगला है, इसमें कुछ तहसीलें दी गई हैं जैसे कि सल्ट, लैंसडाउन, ऊखीमठ और खटीमा, और फिर जिला दिया गया है कि ये तहसील किस चीज़ से बिलोंग करती है? रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा और पौड़ी। यानी कि आपको तहसीलें भी याद रखनी होंगी कि कौन सी तहसील या कौन सा ब्लॉक कहाँ पड़ता है, क्या होता है, पूछ लिया है ना। तो आप देख लेना इसमें। तो इसका सही आंसर होगा, अगर इसको मिलाएंगे हम तो, है ना, जो सल्ट है वो कहाँ पड़ेगा, सबको पता है, सल्ट तो अल्मोड़ा में है। लैंसडाउन है वो कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। जो ऊखीमठ है वो कहाँ पड़ेगा? रुद्रप्रयाग में पड़ेगा। और खटीमा जो पड़ेगा वो उधमसिंह नगर में पड़ेगा। अगर आपको सारे भी नहीं पता है, मान लो अगर खटीमा पता है आपको उधमसिंह नगर, और सल्ट आपको पता है पौड़ी में है, तो उससे भी आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सल्ट क्षेत्र में वन आंदोलनों का नेतृत्व किया था, यानी कि जो सल्ट में जब वन आंदोलन हुए थे उसका नेतृत्व किसने किया था? पुरुषोत्तम उपाध्याय ने, इंद्र सिंह नयाल ने, लक्ष्मण सिंह अधिकारी ने या फिर हयात सिंह ने? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 यानी कि सारे, बी है 2, 4, 3, सी है 2, 3 या डी है 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी। अगला है, चंदकालीन सीरा राज्य के संदर्भ में निम्न स्थानों पर विचार करें। सीरा वर्तमान डीडीहाट में स्थित था और डोटी के मल्ल शासकों के अधीन था। अगला है, भारती चंद के समय सीरा में कल्याण मल्ल का शासन था। सी है, भारती चंद ने सीरा में डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। और चौथा है, बसेड़ों ने 1452 से लेकर 1539 तक शासन किया था। तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि इसमें सारे के सारे सही हैं। पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये आप देख लेना, मतलब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको चोटियाँ हैं उनकी हाइट आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी जब पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, उसमें भी हमें जो थे एक साइड पर्वत चोटियाँ दी गई थी और एक साइड उनको मिलाना था कि उनकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पंचाचूली जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? ए है 6904, बी है 6856, सी है 7456 या डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 6904 मीटर। और हाँ, इनकी एक बार आप फीट में भी याद कर लेना, कहीं फीट में पूछ लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के बीच भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण तथा विकास को लेकर एक समझौता यानी कि MOU साइन हुआ है। अगला है, यह समझौता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आइसलैंड के राजदूत डॉक्टर बेनेडिक्ट हास्कुल्सन की उपस्थिति में सचिवालय में संपन्न हुआ था। तो कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कह रहा है ना, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या न तो 1 और नहीं 2, ठीक है। तो यदि इसका हम देखें तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, बनाड़गाड़, खुतनुगाड़, मुगरागाड़ तथा गडोरी गाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ए गंगा नदी की, बी यमुना नदी की, सी कोसी नदी की और डी है काली नदी की। तो
जो ये गाड़ तो हमारा जो नदियाँ होती है उनको कहते हैं ना, तो बनाड़ गाड़, खुतनू गाड़, मुगरा गाड़ और गडोली गाड़, ये जो है यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। अच्छा, अगला 51 वाला क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ योजनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनकी कब शुरुआत हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, योजनाएं और उनका शुरुआत कब हुई थी करके। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना है, एक है चार धाम राजमार्ग विकास योजना, एक है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, एक है मुख्यमंत्री उत्थान एवं ज्ञान कोष योजना। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो जो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना है ये हुई थी आपकी 12 सितंबर 2019 को। ठीक है, और चार धाम राजमार्ग विकास योजना है ये हुई थी आपकी 27 दिसंबर 2016 को। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है ये 25 दिसंबर 2018 को। और डी जो है मुख्यमंत्री उत्थान एवं ज्ञान कोष योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 20 फरवरी 2023 को। तो इसका सही आंसर होगा बी। कुमाऊं के निम्न जनपदों को, जो कुमाऊं के जो जनपद हैं, इनमें से किसकी सीमा चमोली जिले से लगती है। यानी कि कुमाऊं के निम्न जनपदों की चमोली जिले से सीमा लगती है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। जो चमोली है उससे कौन से लगते हैं तो आपको बताइए है ना, जैसे पिथौरागढ़ लगता है, उत्तरकाशी लगता है, ठीक है, और रुद्रप्रयाग लगता है, और अपना बागेश्वर लगता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं लगता, और अल्मोड़ा भी लगता है, तो इनमें से कौन सा नहीं लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 2 और 3 तीनों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ सब लगते हैं। चंपावत तो कहाँ नीचे रह गया है ना, तो इसको आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला है, कुछ 2 सूचियाँ दी गई हैं जिसमें एक तरफ पौधे दिए गए हैं, अमेस, जेट्रोफा, ब्राह्मी व धुनेर। दूसरी तरफ इनमें से इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो दी गई हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है 53 वाला, है ना। तो इसका अगर देखा जाए तो अमेश जो है वो होता है टमाटर का ही विकल्प होता है कि टमाटर की तरह यूज़ करते हैं उसको। जेट्रोफा जो है बायोडीजल बनाने के लिए यूज़ होता है। ब्राह्मी जो है बुद्धिवर्धक होता है। और धुनेर जो होता है वो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। और ये कितनी बार क्यों पूछे गए हैं। ठीक है, अगला है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। मानशाह, श्याम शाह, बलभद्र शाह या फिर महिपत शाह। तो इसका सही आंसर होगा बलभद्र शाह। धनपुरिया बोली निम्न में से किस जनपद में बोली जाती है। चमोली में, बागेश्वर में, चंपावत में, उत्तरकाशी में। तो जो बागेश्वर से होंगे उनको तो पता ही होगा, है ना। तो धनपुरिया जो लोग हैं वो बागेश्वर में बोली जाती है। ठीक है, बी आंसर सही होगा उसका। अगला है, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी, ऋषि पंचमी, नाग पंचमी या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा बसंत पंचमी। इसको श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1919, 1935, 1932 या फिर 1948। तो इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी 1932 में। अगला है, कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं और उनके मिनी यानी कि निक नेम दिए गए हैं, सॉरी मिनी कह रहा हूँ मैं, उसके निक नेम दिए गए हैं, जैसे कि तान्या कोटनाला, शशि बहुगुणा, मीनाक्षी खाती, शिखा प्रकाश। सामने है द एप्पल प्रोजेक्ट, वैली कल्चर इंडिया, भूली डिज़ाइन स्टूडियो एंड नमक वाली ब्रांड। तो इनमें से कौन सा सही है। जो तान्या कोटनाला है वो है भूली डिज़ाइन स्टूडियो से। जो शशि बहुगुणा है, ये भी आज पहले भी क्वेश्चन आया है, नमक वाली ब्रांड से। मीनाक्षी खाती जो है उन्हें एप्पल प्रोजेक्ट है, लेकिन इनको एप्पल गर्ल भी कहते हैं। और जो शिखा प्रकाश है ना, वो वैली कल्चर इंडिया इनसे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है, कहाँ स्थित है। बी है गोपेश्वर में, बी है सेलाकुई में, सी है पंतनगर में और डी है मुनि की रेती में। तो इसका सही आंसर होगा बी, सेलाकुई। यानी कि यहाँ पे एरोमेटिक गार्डन भी है यहाँ पे। तो उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ स्थित है, सेलाकुई में। पांडुकेश्वर तथा कंडारा से प्राप्त दानपत्रों का संबंध निम्न कत्यूरी राजाओं से है। ललित सूरदेव, पद्मदेव, देशर देव या सुभिक्षराव देव। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे 1, 2, 3, बी है 2, 3, सी है 1, 3 और डी है उपयुक्त में सभी।
तो इसका सही आंसर होगा डी सभी, यानी कि जो पांडुकेश्वर और कंडारा जो दानपत्र हैं वो इन सभी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी राजजात यात्रा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ए है नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, बी है नंदा देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है, सी है पातर नचौड़िया से आगे महिलाएं शामिल नहीं होती हैं, डी है उपयुक्त में सभी। अभी आप सभी को पता होगा कि नंदा देवी राजा यात्रा होने वाली है, तो मे बी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, क्या पता आ जाए, या नंदा देवी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है इस बार, है ना। तो इसका सही आंसर होगा सही उपयुक्त में सभी, डी, है ना। अगला है आपका, लोकगीत के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लोकगीत दिए गए हैं और दूसरा उनका विषय दिया गया है, ठीक है। चौफला, फुलदेई, तांदी, शगुन गीत। चौफला जो नृत्य होता है ना, वो उसका विषय क्या होता है, ये ऐसे करके हमको बताना है। तो अगर देखा जाए तो चौफला जो है वो एक प्रेम या प्रणय गीत होता है ना। फुलदेई जो है ऋतु गीत होता है, फुलदेई हम सब लोग घर मनाते हैं, है ना, ऋतु गीत है। जो तांदी है वो एक नृत्य गीत है, और जो शगुन गीत है वो एक संस्कार गीत है, यानी कि मांगल गीत जो शादियों के टाइम पे गाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला है, सभासार पुस्तक के लेखक कौन है? ए है सुदर्शन शाह, बी है कीर्ति शाह, सी है मानवेंद्र शाह और डी है नरेंद्र शाह। तो ये जो सभासार पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो है सुदर्शन शाह, और ये एक बार क्वेश्चन पे आया था कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, सभी को लगा होगा हिंदी या गढ़वाली में लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सभासार है सुदर्शन शाह द्वारा लिखा गया है, ये एक ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित पार्क हैं? डियर पार्क, ब्राइटन कॉर्नर, सिमतोला या मरतोला या मोहन जोशी पार्क। तो जो लोग अल्मोड़ा में रहते होंगे वो तो इसका आंसर जल्दी से बता देंगे, ठीक है। तो इसका होगा 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 4 या डी में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी के सभी पार्क जो हैं वो कहाँ हैं? अल्मोड़ा में स्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? जो शिवालिक श्रेणी है ना, देखो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, फिर हमारा ग्रेटर हिमालय आता है, फिर लघु या मध्य हिमालय आता है, फिर शिवालिक, फिर दून द्वार होते हैं, फिर आएगा हमारा भावर, फिर तराई, फिर गंगा का मैदान। तो ऐसे करके इनको डिवाइड किया गया है हाइट के अकॉर्डिंग। तो उसी में कह रहा है कि जो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं वो उसकी ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर, 750 से 1200 मीटर, 750 से 1500 मीटर या 850 से 1500 मीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 750 से 1200 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भिटौली प्रथा संबंधित है? भिटौली तो सभी को पता है ना। तो इसका ए है फसलों की खेती, बी है परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से, सी है गरीबी उन्मूलन से या डी में से उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से। अभी हाल ही में भिटौली वाली प्रथा चली रही है ना अभी आजकल। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है और उसका कारण दिया गया है, यानी कि हुड़का, डौर, ढोलकी, ढोल, दमऊ, नगाड़ा, धतिमा, डफली, डमरू आदि अवनद्य वाद्य यंत्र हैं, है ना, ठीक है। उसका कारण दिया गया, ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े के खींचे से ढके होते हैं इन्हें अवनद्य वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसका है ए और आर दोनों सही हैं, और ए की व्याख्या नहीं है, यानी कि आर जो है ए की व्याख्या नहीं है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। सी है ए सही है, आर गलत है, डी है ए गलत है, आर सही है। यानी कि ये कह रहा है कि, है ना, जो 67 में कह रहा है कि जो हुड़का हो गया, डौर हो गया, ढोलकी हो गया, ढोल दमो हो गया, नगाड़ा हो गया, धतिमा हो गया, डफली हो गया, डमरू हो गया, हमको पता है तो वाद्य यंत्र हैं। एक अवनद्य वाद्य यंत्र, अभी अवनद्य वाद्य यंत्र क्या होता है? तो ये ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े के खींचे से ढके हुए होते हैं, इन्हें अवनद्य वाद्य यंत्र तब कहते हैं, ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 वाला कि कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो कफनी ग्लेशियर कहाँ से? बागेश्वर। एक कफनी हो गया, मैकतोली हो गया, सुंदरडूंगा हो गया, ये सब ग्लेशियर कहाँ हैं? अपने बागेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा
लोक वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है? हुड़का, मशकबीन, ढोल या ये सभी? तो ये सभी तो हमने सुना ही है ना। ढोलका भी होता है, मशकबीन भी होता है, ढोल भी होता है। तो ढोल तो हमारा राजकीय वाद्य यंत्र है, तो इनमें से सभी सही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी। अगला है, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं के कत्यूर घाटी में कहाँ से स्थानांतरित की गई थी? जोशीमठ, चमोली, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा? तो जो हमारी जो कत्यूरी की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ में थी, है ना। तो वहाँ से फिर कहाँ स्थानांतरित की गई? बैजनाथ में की गई, है ना। बैजनाथ में जो अपना गोमती है उसके किनारे पे है ना बैजनाथ, बागेश्वर में, तो वहाँ की गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, जोशीमठ। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आंदोलन दिए गए हैं और दूसरी तरफ इसे कुमाऊं कमिश्नर, किसके टाइम पे कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, जेसी एक्टन, असहयोग आंदोलन, पी विंडम, कुली बेगर आंदोलन, इबर्टसन या इनमें से कोई भी नहीं? ये कौन सा हमसे गलत कह रहा है, कौन सा सही मेल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी। कुली बेगर आंदोलन जो है इबर्टसन के टाइम पे नहीं हुआ था। बाकी जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जेसी एक्टन के टाइम पे हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था पी विंडम के टाइम पे हुआ था। तो इसका सी वाला जो होगा गलत हो जाएगा। उस टाइम पी विंडम ही थे उस टाइम पे जब ये चरम पे था, है ना। अगला है, गोरखू के अधीन गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप एवं तराजू द्वीप ये क्या थे? गोरखू की न्यायिक प्रणाली का एक भाग था, गोरखू के सैनिक प्रशासन का एक भाग था, गोरखू के अधीन संधि के प्रकार थे, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो गोला द्वीप हो गया, कड़ाई द्वीप हो गया, तराजू द्वीप, ये सब क्या थे? गोरखू की न्याय प्रणाली थी, है ना। इसमें न्याय, जैसे गोला द्वीप हो गया, कड़ाई द्वीप हो गया, इनसे वो क्या करते थे? न्याय करते थे। यानी कि कड़ाई द्वीप में कढ़ाई में हाथ डाल देते, अगर हाथ जल गया तो वो दोषी है, नहीं जला तो दोषी नहीं है। तो इस टाइप की कुछ इनकी फालतू की व्यवस्थाएं थी जिसे वो यूज़ करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, इस विधेयक के माध्यम से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को 1 जुलाई 2026 से निरस्त किया जाएगा। यह विधेयक केवल मुस्लिम समुदाय के मदरसों पर लागू होगा, जबकि अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट दी जाएगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? ठीक है, यानी कह रहा है कि कौन सा सही है, कह रहा है ना इनमें से। तो 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, न तो 1 सही है नहीं 2 सही है। तो इसका क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा केवल 1 सही है ना। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है ना 2025, ये जो है इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। कि जो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड है अधिनियम 2016 और गैर सरकारी अरबी फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को 1 जुलाई 2026 से निरस्त किया जाएगा, है ना। और दूसरा वाला है कि यह केवल मुस्लिम समुदाय की मदरसों पर लागू होगा, नहीं, ये सभी अल्पसंख्यकों पे लागू होगा। ठीक है ना, जितने माइनॉरिटीज़ हैं उन सभी पे यह लागू होगा। ठीक है, तो केवल इसमें से इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? केवल सी, मैं केवल एक ही सही है, बाकी दूसरा गलत है। अगला है, गलत युग्म का चयन कीजिए। पोथिंग का मेला कहाँ लगता है? बागेश्वर में लगता है। अंगनेरी का मेला लगता है पिथौरागढ़ में। फूलकोटा का मेला दौल उत्सव चमोली में, या लंगूला उत्सव उत्तरकाशी में? इनमें से कौन सा युग्म गलत कह रहे हैं? ये गलत है, याद रखना कौन सा गलत कह रहे हैं। तो पोथिंग का मेला बागेश्वर में सही है। फूलकोटा दौलोत्सव जो लगता है चमोली में, ये भी सही है। जो लंगूला उत्सव है उत्तरकाशी में लगता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो गलत होगा वो होगा अग्नेरी का मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में नहीं लगता है। ठीक, तो जो अग्नेरी का मेला होता है वो कहाँ लगता है फिर? अब जो वो लगता है अल्मोड़ा के चौखुटिया में। ठीक है, यह मेला मुख्य रूप से कब लगता है? नवरात्रि के दौरान, यानी कि जो चैत्राष्टमी होती है उस टाइम पे लगता है। ठीक है, अगला है, वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक प्रभाग बनाने की मांग किसने की थी? ए सुदेव सुमन ने, बी बद्रीदत्त पांडे ने, सी मानवेंद्र शाह ने, व डी है पी सी जोशी ने? तो इसका सही आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोल प्रजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाणभट्ट तथा कालिदास की रचनाओं में कोलों की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन मिलता है।
बी है कोल सेंधवों को की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे। ठीक है। तीसरा है इन्हें ऋग्वैदिक अनाड़ी भी कहा जाता है। चौथा है कोल दिखने में कुरूप व भद्दे होते हैं। तो कूट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करें। केवल 2 गलत है, केवल चौथा गलत है, सी उपयुक्त में सभी गलत हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं है, कि सारे के सारे सही हैं इसमें, कोल प्रजाति से रिलेटेड। ठीक है। अगला है 77 वाला, किस ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं, यानी कि अल्पाइन वन जो है वो कौन सी ऊंचाई में पाए जाते हैं। ए है 1700 से लेकर 2500, बी है 950 से लेकर 1850 मीटर, सी है 2200 से लेकर 2500 मीटर, डी है 2900 से लेकर 3500 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, 2900 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई में अल्पाइन वन पाए जाते हैं। अच्छा, अगला है 78 वाला, उत्तराखंड के परंपरागत आभूषणों के संदर्भ में सूची 1 में दिए गए आभूषणों का सूची 2 में उनके पहनने के स्थान से सम्मिलित कीजिए, यानी कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। गोरख, तिलहरी, कमर, जौड़ी और मुरखड़ी, इनको मिलाना है कान में, गले में, कमर में या कान में, कौन सी चीज़ें कहाँ पहनी जाती हैं। ठीक है ना। तो इस देखा तो जो गोरख है वो कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। तिलहरी जो है गले में पहनी जाती है। जो कमर जोड़ी है वो कमर में पहनी जाएगी। जो मुरखली है वो कहाँ पहनती है, कान में पहनी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है किस पंच केदार को पितृ धातु के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सा पंच केदार है पितृ तीर्थ के नाम से जानते हैं हम। ए है रुद्रनाथ, बी है केदारनाथ, सी है कल्पेश्वर और डी है तुंगनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रुद्रनाथ। अगला है एक तरफ मंदिर दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिया गया कहाँ है। पहला महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, चितई मंदिर कहाँ है, नारायण आश्रम कहाँ है, व भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है। तो अगर इसको मिलाएं तो हम जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है वो पड़ेगा आपका सीतावनी में, चितई तो हमको पता है अल्मोड़ा में है, नारायण आश्रम पड़ेगा आपका धारचूला में, भद्रकाली मंदिर पड़ेगा बागेश्वर में। तो इसका सही आंसर है ए। अगला है तो हमारे जीके भी खत्म हो गया, अब हिंदी बचता है। ठीक है। निम्न गढ़वाली मुहावरों को उनके सही अर्थों से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ मुहावरे दिए हैं गढ़वाली और उनका अर्थ बताना है। तो अगर गढ़वाली बोलने में थोड़ी कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो आप देख लेना। ठीक है। तो ए है पाफड़ा पत्ताम कुस्सी पानी, बी है पितली गिच्ची करना, सी है पिठे लगानी और डी है बल्द बेचे सुनिंद। तो इसको मिलाना है हमको। ठीक है ना। अगर मिला के देखेंगे तो इसको जो पाफड़ा पताम कुस्सी पानी है इसका होगा आपका दुविधापूर्ण स्थिति, है ना। जो पितली गिच्ची करना है इसका मतलब है चापलूसी करना है, यानी अब देखो पितली गिच्ची करना है तो समझ में आ ही रहा है ना, चापलूसी करना। जो पिठे लगाना कहते हैं हम लोग, है ना, जब हम कहीं जाते हैं पिठे लगाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं विदा करना। और बल्द बेची सुनी, यानी कि जब बैल बेच के सो गया, इसमें मतलब ये हुआ तो घोड़े बेच कर सोना, है ना। अगर सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कौन सा सम्मिलित नहीं है। बधानी बोली बधाना पट्टी में बोली जाती है, राठी बोली राठ में बोली जाती है यानी कि पौड़ी में, रवाल्टी रवाई क्षेत्र में बोली जाती है, और इसमें सही यानी कि कौन सा सम्मिलित है इसमें से कह रहे हैं। ठीक है। तो इसमें सभी सही है। अगला है 83 वाला, नए पत्ते के रचनाकार कौन है। तो नए पत्ते नाम की एक रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत या मंगलेश डबराल। इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, क्योंकि व्यंजन और स्वर इन दोनों के संयुक्त व्यंजन रूप को क्या कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है या वाक्य कहा जाता है। तो क्या कहेंगे इसको बताओ, कहेंगे अक्षर, है ना। अगला है कलकली शब्द किस संज्ञा का बोध कराता है। कलकली, ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा या डी है गुणवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। निम्न विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। नदी, दर्शन, प्राण या लताओं। तो इनमें से एक वचन जो होगा आपका ए होगा नदी। डाला बीटी आम झड़ना में कौन सा कारक है। डाला बीटी आम झड़ना में कौन सा कारक है। कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक या इनमें से कोई भी नहीं।
तो इसका है अपादान कारक। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आम झड़ रहा मतलब आम गिर रहा है तो अपादान से लगाते हैं कि अलग हो रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अबोध बंधु बहुगुणा चक्रचाल एकांकी, अमरनाथ शर्मा हुणत्याली डाली काव्य, अनुसुया प्रसाद डंगवाल गढ़वाली बोली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, या आत्माराम फाउदड़ी जिनको कमल भी कहते हैं रुक्मणी गौरव गाथा काव्य में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहे हो। ठीक है, तो इनमें बाकी सब तो ठीक है। एक जो अनुसुया प्रसाद डंगवाल है ये वाला गलत है। गढ़वाली बोली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन सी वाला गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं होती हैं, इनमें से किस में सकर्मक क्रिया का बोध हुआ है। ए है मैं चला, बी है वह हंसता है, सी है लड़का सो रहा है और डी है लड़की सिल रही है। तो इसका सही आंसर होगा डी, लड़की सिल रही है एक सकर्मक क्रिया का बोध करा रहा है। ठीक है, अगला है 90 वाला। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। ए है ऐसा कहते हैं कि, बी है तुम लिख नहीं सकते हो, सी है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया और डी है उसे सब कुछ बता दें। तो इसका सही आंसर होगा सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, यह कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में से चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई। गुप्तधन, दाजू, मित्रों मरजानी या बौजू। तो इसका हो जाएगा बी, दाजू। 92 का है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद, ए है कमल, बी है गुलाब, सी है कल्प वृक्ष या डी है केवड़ा। तो इसका सही हो जाएगा कमल। 93 है दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं। उत्सुकता, अभिलाषा, हर्ष, प्रमोद, सी है कौतुक और डी है विराम विलंब। इसका सही आंसर होगा उत्सुकता, अभिलाषा, ए। अगला है निम्न दिए गए सर्वनाम शब्दों में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित है। कोई, कुछ, किछु, बी है जू, ज्वा, जय, सी है सु, सो, सी और डी है क्या, को, कैन। इनके पहाड़ी शब्द दिए गए हैं। ऐसा पिछली बार भी पटवारी में पूछा गया था कि पहाड़ी शब्द दिए गए थे, तो ये आएगा ही आएगा, देखना इस टाइप के क्वेश्चन। पैटर्न चेंज हो रहा है ना। तो इसमें है कि सर्वनाम शब्दों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोई, कुछ और किछु, है ना। कोई निश्चित नहीं मतलब। अगला 95 है अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अप्रतिम, ए है प्रियतम, बी है प्रतिमा, सी है बेजोड़ और डी है प्रथम। तो इसका सही हो जाएगा सी, यानी कि बेजोड़। अप्रतिम है यानी कि बेजोड़ है। 96 का हो जाएगा अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपहरण में अ, आप, आव या अनु। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें से देखो अव और अनु तो होंगे नहीं, ए और बी में से लगाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, अप और हरण। तो ये उपसर्ग क्या होगा, अप होगा। 97 में मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध वंश है, अशुद्ध अंश कौन सा है। इनकी मैंने यह काम कर लेना चाहिए था, इसमें से अशुद्ध अंश कौन सा है, अशुद्ध भाग कौन सा है इसमें से। मैंने है, यह है, काम है या कर लेना चाहिए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, बताओ भाई क्या होगा इसका। इसका होगा मैंने की जगह क्या है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए था होगा ना, मैंने कैसे हो जाएगा। अगला होगा 98 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उथय का अर्थ है उस तरफ, यख का अर्थ है यहाँ, निस का अर्थ है ऊपर या जख का अर्थ है जहाँ। तो ये भी पहाड़ी है, ठीक है ना। तो उथय का अर्थ होता है उस तरफ, देखो बताइए। यख का अर्थ यहाँ होता है, निस का अर्थ ऊपर नहीं होता है, ठीक है। जख का अर्थ होता है जहाँ। तो इसमें हो जाएगा सी वाला क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। 99 है कलावती, केलीवती और कलिंदजा पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। देखो अब बताओ इनमें से कौन सा अलंकार है। वृत्यानुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। तो इसमें होगा वृत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। अगला है वैयक्तिक पत्र के उदाहरण है। परिपत्र, अनुस्मारक या ज्ञापन, आदेश पत्र, एजेंसी पत्र या शिकायती पत्र। सी है निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र या डी है परिक्रमा। यानी वैयक्तिक पत्र कौन सा है।
तो इसके बाद है सी, जो निमंत्रण पत्र होते हैं, शोक पत्र होते हैं, मतलब व्यक्तिगत वो भेजे जाते हैं ना, पर्सनल वाले, इसलिए इनको वैयक्तिक पत्र कहा जाता है। तो निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र क्या है, वैयक्तिक पत्र हैं। तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है, ठीक है। तो आपको जैसा भी लगा होगा बताना कमेंट में, और ये भी बताना कि आपको आपसे कितने बन रहे हैं इसमें और किस टाइप का इसका लेवल है। तो मे भी ये, अब हम ये इतनी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे करके एग्ज़ाम में, पर एक प्रैक्टिस तो हो जाएगी कि एक टाइम लिमिट के अंदर तुम्हें इसको ख़त्म करना है ना, कितना टाइम में ये प्रैक्टिस सेट बन रहे हैं, उससे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आती है। हमें याद तो रहता है, हम फैक्ट वगैरह सब कुछ याद कर लेते हैं, बट हमें ये नहीं होता कि जैसे मान लो हमने कोई फैक्ट पढ़ा, अब हमने फैक्ट पढ़ रखा है वो, और जब एग्ज़ाम जो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है ना, तब हमें कन्फ्यूज़ आता है। जब हम 4 ऑप्शन देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि मतलब कन्फ्यूज़ आते हैं हम कि कौन सा कहाँ पे होगा करके। तो अगर हम ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, है ना, तो उससे हमें एक क्या बोलते हैं, एक तो कॉन्फिडेंट मिलेगा, ऊपर से हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो यही था आज हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताना कैसा है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, ठीक है। तो कल को देखता हूँ, नहीं तो एक और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा कल को मैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।